वायु के कण के द्वारा हमें ध्वनि का स्थानांतरण देखने के लिए मिलता है एक जगह से दूसरे जगह तक। चलिए ये तो बात का हो गया। तो आपने इस जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया इस सेकंड का, इस एग्जांपल से आप क्या समझे? इस एग्जांपल से आप ये समझे कि ध्वनि को स्थानांतरित होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए? तो क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए। यहाँ पर कौन था माध्यम? यहाँ पर वायु के कण थे माध्यम, यानी गैस का जो अणु है वो यहाँ पर माध्यम है। बिना माध्यम का ध्वनि ट्रेवल किया नहीं किया। तो हाइड्रोजन में क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन के गैस अणु रहेंगे तो वहां पर ध्वनि क्या बोलते हैं? ट्रेवल करेगा, स्थानांतरित होगा। हाँ जरूर होगा। तेल में होगा, जरूर होगा। ठीक है, सॉलिड में होगा, जरूर होगा। तो ध्वनि को स्थानांतरित होने के लिए हमें क्या चाहिए? ध्वनि को स्थानांतरित होने के लिए हमें क्या चाहिए? ध्वनि का अगर स्थानांतरण करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें एक माध्यम चाहिए। बिना माध्यम का ध्वनि का स्थानांतरण होगा? नहीं होगा। बिना माध्यम का ध्वनि का स्थानांतरण होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? किसमें नहीं चल सकती है? जहां पर माध्यम नहीं होगा वहां पर नहीं चल सकती है। सॉलिड में चलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन में चलेगी, तेल में चलेगी, लेकिन निर्वात में नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है? यहाँ माध्यम है ही नहीं। निर्वात मतलब क्या होता है? बिना एयर का कुछ नहीं रहेगा, पूरा निर्वात रहेगा। ठीक है, पूरा एकदम वैक्यूम रहेगा। ठीक है, तो वहां पर माध्यम रहेगा ही नहीं। तो जब माध्यम रहेगा ही नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे निर्वात हो गया। ठीक है, और जब माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि ध्वनि क्या बोलते हैं? ये ट्रेवल करेगी? नहीं करेगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या से पूर्ण करने के लिए किया जाता है? यानी अगर ये हमारा विद्युत परिपथ है, ठीक है, अगर ये हमारा, ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये हमारा एक विद्युत परिपथ है, ठीक है, ये बैटरी हो गया, ये हमारा स्विच हो गया, ठीक है, ये हमारा स्विच हो गया, और ये हमारा क्या है? बल्ब हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या बन गया? एक विद्युत परिपथ बन गया। अब ये करंट यहाँ से फॉलो होगा, करंट जो है वो यहाँ से फॉलो होगा। ठीक है, करंट फॉलो हो रहा है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है, ठीक है, जो इस परिपथ को मतलब कंप्लीट करता है या फिर तोड़ता है? ठीक है, ऐसा कौन सा? तो ऑप्शन है सिंपल सा, क्या है? स्विच है। क्या है? स्विच है। हम भी अपने रूम में मौजूद जो स्विच होता है, जो स्विच होता है उसी के हेल्प से ना पंखे को ऑन करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं, लाइट को ऑफ करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं। तो ऑन ऑफ करना किसके हेल्प से होता है? तो ऑन किए तो इलेक्ट्रिक विद्युत परिपथ जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ऑफ किए तो विद्युत परिपथ जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, वो हमारा, ठीक है, मतलब ब्रेक हो गया। तो ब्रेक विद्युत परिपथ को, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करना और उसको क्या बोलते हैं? ये कंप्लीट करना किसके हेल्प से होता है? तो स्विच के हेल्प से होता है। ऑप्शन क्या है यहाँ पर? हाँ दिया हुआ है स्विच। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि स्विच के हेल्प से हम लोग विद्युत परिपथ को कंप्लीट करते हैं और या फिर उसको ब्रेक करते हैं। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which of the following is used, ठीक है, प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? ईमेल सर्विस के लिए हम लोग ईमेल को यूज करते हैं, तो ईमेल सर्विस के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। किस प्रोटोकॉल को हम लोग यूज करते हैं ईमेल सर्विस के लिए? ऑप्शन क्या है? एचटीटीपी, आईपी, एसएमटीपी या फिर ट्रिपल पी। तो किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं हम लोग ईमेल के लिए? ठीक है, ईमेल के लिए किस किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो ईमेल के लिए हम लोग, ठीक है, एसएमटीपी यूज करते हैं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज ईमेल सेवा के लिए, ईमेल सर्विस के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि एसएमटीपी जो है एक प्रोटोकॉल है और इस प्रोटोकॉल का हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए? ईमेल सर्विस के लिए। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड। जड़त्व के नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व के नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का जो नियम होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये पहले लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है कि अगर कोई वस्तु जिस जिस अवस्था में गति में है तो गति में रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है,
तो वो वस्तु जो है उसी गति पे रहेगी। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम यहीं खड़े रहेंगे। जब तक हम पर कोई बाहरी कोई हमें ढकेले ना, कोई हमें खींचे ना, तो हम बिना किसी के खिंचाव से, बिना किसी का ढकेले हुए हम यहाँ से मूव करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये जड़त्व का नियम है। क्या है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम जो है ये किस, ठीक है, ये जो है ये गति का कौन सा नियम है? गति का पहला नियम है, गति का दूसरा नियम है, गति का तीसरा नियम है, या फिर गति का चौथा नियम है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ये गति का पहला नियम है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, जड़त्व का जो नियम है, ये गति का पहला नियम है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी कोई मतलब, ठीक है, बल ना लगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? ठीक है, इन्फ्लुएंजा है, हैजा है, क्षय रोग है, और फिर क्या? एंथ्रेक्स है। तो देखिए हैजा जो है ना, ये हैजा जो है ये हमारा किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। और किस अंग को ये अफेक्ट करता है? तो छोटी आंत को। ठीक है, छोटी आंत को ये क्या करता है? ये अफेक्ट करता है। चलिए ये तो बात की बात है। क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? इसको शॉर्टकट में टीबी बोलते हैं। किसको, किस अंग को अफेक्ट करता है? तो फेफड़े को अफेक्ट करता है। किसको करता है? फेफड़े को इफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है ये भी जो रोग है ये जीवाणु से ही होता है। किससे होता है? जीवाणु से ही होता है। और ये किसको इफेक्ट करता है? तो ये हमारे, ठीक है, ये हमारे मुख को, हमारे एसोफेगस को, यानी जो हमारा जो नली होता है, भोजन नली होता है, उसको ये अफेक्ट करता है। और हमारे पेट को भी ये अफेक्ट करता है। ठीक है, ये पेट को भी अफेक्ट करता है। दो तीन अंग को ये अफेक्ट करता है। तो वो किसको अफेक्ट करता है वो तो हम लोग बात की बात करेंगे। ये तीनों के तीनों, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, कोलेरा हो गया, तीनों के तीनों जो रोग आप देख रहे हो ना, ये तीनों के तीनों रोग किसके कारण होते हैं? ये तीनों के तीनों रोग जीवाणु के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण होते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? तो जो नहीं होता है वो कौन नहीं होता है? वो होता है इन्फ्लुएंजा। क्या होगा? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है ये किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण नहीं, विषाणु के कारण ये होता है। कौन? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्फ्लुएंजा जो है ये विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण नहीं होता है। बाकी तीनों के तीनों जो रोग दिए हुए हैं ना, टीबी हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, कोलेरा हो गया, ये तीनों जीवाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन, ठीक है, इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following organism saw parasitic nutritional strategy? निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाता है? ठीक है, परजीवी पोषण युक्त दर्शाता है। इसमें से कौन सा जीव जो है ये परजीवी पोषण युक्त दिखाता है? ठीक है, कसकट्टा हो गया, अमीबा हो गया, फफूंदी हो गया, या फिर नेस्टोक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है ना पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हिंदी में क्या बोल रहा है? परजीवी पोषण। ठीक है, क्या बोल रहा है? परजीवी पोषण। होता क्या है? परजीवी पोषण में क्या होता है कि एक जीव पर चाहे वो पौधा हो या फिर कोई जीव हो, उस पर कोई दूसरा जीव जो है पोषण के लिए पूरी तरीके से निर्भर रहता है और उसी से जुड़ा हुआ रहता है। आपने देखा होगा कि कोई कोई पेड़ ऐसे होते हैं जिस पर लतें जो है पूरी तरह से उसको घेर लेती है। ठीक है, लतें जो है पूरी तरह से उसको घेर लेती है। उसका सबसे सही एग्जांपल कौन सा है? तो सबसे सही एग्जांपल है अमरबेल। ठीक है, अमरबेल क्या करता है? अमरबेल जो होता है एक पौधे के ऊपर बेल, इसका जो बेल होता है, इसका जो लता होता है, ठीक है, इसको लोग क्या बोलते हैं? बेल बोलते हैं। पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लेता है, उसको ढक लेता है और उसी से, ठीक है, उसी से अपने पोषण की पूर्ति करता है। ये खुद का भोजन नहीं बनाता है। ठीक है, अपने पोषण की प्राप्ति और जिस पेड़ से सटा हुआ रहता है, जिस पेड़ को ये घेरा हुआ रहता है, उसी पेड़ से ये अपने पोषण की प्राप्ति करता है, भोजन की प्राप्ति करता है। ठीक है, और इस टाइप के परजीवी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इस टाइप के परजीवी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये परजीवी पोषण क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन सा जीव दिखाता है? तो कसकट्टा दिखाता है। क्या बोलते हैं इसको? अमरबेल बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये खुद से भोजन नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ठीक है, फिल्म और जो टेलीविजन संस्थान है ये कहां पर है? नागपुर में है, पुणे में है, मुंबई में है, ठीक है, या फिर हमारा रायगढ़ में है।
तो फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो है, फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो है ये कहाँ पर है? फिल्म और टेलीविजन संस्थान जहाँ पर, ठीक है, ये मतलब ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, कोर्स वगैरह करवाया जाता है फिल्म और टेलीविजन से रिलेटेड, ठीक है। तो फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो है कहाँ पर है? नागपुर में है, मुंबई में है, पुणे में है या फिर रायगढ़ में? इतना तो फिक्स है कि महाराष्ट्र में, इतना तो फिक्स है कि महाराष्ट्र में, ठीक है। तो है कहाँ पर? तो ये हमारा पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। ध्यान रखिएगा, टेलीविजन और फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो है ये कहाँ पर है? पुणे में। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बगलीहार डैम वाज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? बगलीहार किस नदी पर बनाया गया है? बगलीहार बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है, झेलम नदी पर बनाया गया है, सिंधु नदी पर बनाया गया है या फिर सतलज नदी पर बनाया गया है? तो बगलीहार बांध जो है ना ये है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। चलिए बताइए, जम्मू कश्मीर में है, बताइए कौन सा होगा? तो बगलीहार बांध जो है जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर बनाया गया है? ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि चिनाब नदी जो है, ठीक है, चिनाब नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है ना, हिमाचल प्रदेश के बारालच्चा पास के आसपास से निकलती है। बारालच्चा जो पास है, जो दर्रा है, उसके पास से निकलती है चिनाब, ठीक है। और ये चिनाब नदी जो है जम्मू कश्मीर में जब एंटर करती है तो उसी नदी पर बगलीहार बांध स्थित है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चिनाब और चंबल में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चिनाब और चंबल में, तो चिनाब जो है ये जम्मू कश्मीर में है, चंबल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो चिनाब और हमारा चंबल में कंफ्यूज नहीं होना है। तो चिनाब नदी पर क्या बना हुआ है? बगलीहार बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है? वेयर इज द टेम्पल ऑफ हरिहर नाथ लोकेटेड? ठीक है, हरिहर नाथ का जो टेम्पल है ये कहाँ स्थित है? पटना में है, मुंगेर में है, सोनपुर में है, बोधगया में? ऑप्शन देखिए, इतना समझ में आ गया होगा कि जो हरिहर नाथ का जो टेम्पल है ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा, ठीक है, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये आपको बिहार में ही देखने के लिए मिलेगा। अब इतना तो ऑफिस है बिहार में, ऑप्शन से इतना तो समझ में आ गया कि बिहार में, ठीक है। चलिए, तो ये हरिहर नाथ मंदिर है कहाँ पर? तो ये वहीं पर है जहां पर एशिया का सबसे बड़ा मेला, एशिया का सबसे बड़ा मेला लगभग 1 महीने तक चलता है। नवंबर के अंतिम सप्ताह से स्टार्ट होता है और दिसंबर के अंतिम अंतिम सप्ताह में ये खत्म होता है। 26 नवंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाला जो मेला है उसको लोग क्या बोलते हैं? सोनपुर का मेला बोलते हैं। किस जिले में लगता है? वैशाली जिले में लगता है। तो वैशाली जिले के सोनपुर में लगने वाला जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है, उसी मेले में हरिहर नाथ मंदिर स्थित है और इन्हीं की पूजा होती है और इन्हीं के, ठीक है, इन्हीं के मतलब नाम पर ये मेला लगता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम? ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है ये कहाँ पर है? हरिद्वार में है, नैनी में है, देहरादून में है या चमोली में? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है ये कहाँ पर है? ये हमारा उत्तराखंड के देहरादून में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? उत्तराखंड के देहरादून में देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच 5 ईयर प्लान भिलाई स्टील प्लांट एस्टेब्लिश्ड? ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट जो है ये किस, ठीक है, पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना किया गया? देखिए, भिलाई हो गया, याद रखिएगा, आज के बाद कभी भूलना नहीं। भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, क्या हो गया? राउरकेला हो गया, और फिर कौन सा? दुर्गापुर हो गया। कौन सा? दुर्गापुर हो गया, यानी BRD, ठीक है, BRD रखिएगा, BRD, ठीक है, BRD यानी भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। ये तीनों के तीनों जो प्लांट है, ठीक है, तीनों के तीनों जो प्लांट है ये आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको बनाया गया है। ठीक है, आज कल कभी नहीं भूलना है आप लोगों को कि भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, ठीक है, दुर्गापुर हो गया, यानी BRD जो हो गया, ये तीनों के तीनों जो प्लांट है ना, ये तीनों के तीनों प्लांट आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनको बनाया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1956 से लेकर 61 तक का जो कार्यकाल है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोकारो है क्या? नहीं, बोकारो नहीं है, ध्यान रखिएगा, बोकारो जो है इसमें नहीं है। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ही है
जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया है। चलिए ये हमारा हो गया, एक पॉइंट हो गया। ठीक है, आपसे पूछेगा कि द्वितीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित था? आंसर क्या होगा आपका? महालनोबिस मॉडल। क्या होगा? महालनोबिस मॉडल जो है इसी मॉडल पर आधारित था। कौन? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इसी मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। देविका रानी थी, नरगिस दत्त थी, मधुबाला थी, शबाना आजमी थी। ठीक है, तो उस पहली अभिनेत्री का नाम बताइए जिसे राज्यसभा के लिए चुना गया था। वर्तमान समय की बात करेंगे तो जया प्रदा है, इसको अभी सपा जो है राज्यसभा का टिकट दी हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहली अभिनेत्री कौन थी जिसको राज्यसभा का टिकट दिया गया था? पहली अभिनेत्री तो वो कौन थी? वो थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त इज द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी इलेक्टेड फॉर द राज्यसभा। तो नरगिस दत्त जो थी ये पहली एक्ट्रेस थी, पहली मतलब ये अभिनेत्री थी जिसको राज्यसभा के लिए चुना गया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पोस्टल सर्विस इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स? भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? भारत में डाक सेवा तो है, ठीक है, डाक सेवा को कितने जोन में विभाजित किया गया है? 5 जोन में विभाजित किया गया है, 6 जोन में विभाजित किया गया है, ठीक है, 12 जोन में विभाजित किया गया है या फिर 8 जोन में विभाजित किया गया है? तो डाक सेवा को कितने जोन में विभाजित किया गया है? आपसे ये पूछ रहा है। 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। तो पूरे भारत में डाक सेवा को, इसकी बात की जा रही है, डाक सेवा की बात की जा रही है, तो पूरे भारत में डाक सेवा को 8 जोन में विभाजित किया गया है। कितने जोन में विभाजित किया गया है? 8 जोन में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज ऑल इंडिया रेडियो फॉर्म्ड? ऑल इंडिया रेडियो जो है एक कब फॉर्म हुआ है? ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो जो है एक कब, ठीक है, एक कब इसको स्थापित किया गया था? भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन किस वर्ष हुआ है? 1986 को हुआ है, 1990 को हुआ है, 1984 को हुआ है या फिर 1936 को हुआ है? तो ऑल इंडिया रेडियो गठन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो का गठन किस साल हुआ है? 1936 में हुआ है। कब हुआ है? 1936 में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का गठन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब किया गया है? तो ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में किया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है? इन विच 5 ईयर प्लान वाज बोकारो स्टील प्लांट established? देखिए आ गया ना, मैं इसी पॉइंट का डिस्कस अभी कुछ देर पहले कर रहा था। मैं इसी पॉइंट का डिस्कस अभी कुछ देर पहले कर रहा था कि बोकारो स्टील प्लांट जो है ये किस 5 ईयर प्लान में इसको स्थापित किया गया है, इसका स्थापना हुआ है। तो किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में? अभी हमने देखा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस 3 प्लांट का स्थापित किया गया था? भिलाई का था, दुर्गापुर का था, राउरकेला का था। ये 3 का था। उसमें बोकारो था क्या? नहीं था। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है ना ये आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट को स्थापित किया गया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? 1961 से 1966 और 1964 में, 1964 में इसको स्थापित किया गया था। किसको? बोकारो स्टील प्लांट को। चलिए अब ये तो हो गया कि 1964 को स्थापित किया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। किसके हेल्प से स्थापित किया गया था? तो उस टाइम सोवियत संघ जो थे, उस टाइम का जो सोवियत संघ था यानी रूस जो भी है वर्तमान समय में, उसके हेल्प से इसको स्थापित किया गया था। किसको? बोकारो स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्या है? व्हिच इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? ठीक है, भारत का सबसे पुराना जो उद्योग है वो कौन सा है? सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? ठीक है, जूट उद्योग है, पेट्रोलियम उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, धातु उद्योग है। तो सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? जूट है, पेट्रोलियम है, सूती है या फिर धातु है? तो भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग जो है ये भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। ऑप्शन बी।
आपसे अगर पूछे कि भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो पहला सूती वस्त्र कारखाना जो है, पहला पहला सूती वस्त्र कारखाना है, जो सूती वस्त्र कारखाना है, ठीक है, इसको कहाँ स्थापित किया गया है? 1818 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ स्थापित किया गया है? कलकत्ता में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1818 में कलकत्ता में स्थापित किया गया है और ये भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा डिजीज जो है ये किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा क्या है? एक रोग है। तो किस अंग से संबंधित है? गला से संबंधित है, पेट से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है या फिर आंख से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो है ना, ये हमारा आंख से संबंधित है। ठीक है, आंख से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, आंख से। ठीक है, आंख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। चलिए, ऑप्शन क्या है? सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर? सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। तो ये जो है ना, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम पर है, चिनाब पर है, रावी पर है या फिर सतलज पर है? तो ये जो हमने अभी भी पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था बगली हार। क्या पढ़ा था? बगली हार पढ़ा है ना। बगली हार परियोजना जो है किस किस पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? ये भी चिनाब पर स्थित है और सलाल नदी परियोजना भी चिनाब पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, दोनों का दोनों जो है ये चिनाब पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सलाल जल विद्युत परियोजना और बगलिहार बांध दोनों चिनाब पर ही स्थित है। ऑप्शन बी सी। नेक्स्ट क्या है? वेयर इज द नेशनल वुड फॉसिल पार्क लोकेटेड? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है ये राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है या फिर उदयपुर में है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है ये आपको राजस्थान के जैसलमेर में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ मिलेगा? राजस्थान के जैसलमेर में देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। और ऑप्शन में आप देख रहे होंगे जयपुर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पिंक सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। ऑप्शन देख रहे होंगे उदयपुर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, झीलों की नगरी। क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी। यहाँ बहुत सारा झील है। कहाँ पर? उदयपुर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ पोलेंट्री रिलेटेड टू? बहुपति विवाह प्रथा जो है ये किस जनजाति से संबंधित है? बहुपति विवाह प्रथा यानी एक औरत जो है, ठीक है, एक से अधिक पति को रख सकती है। ये जो प्रथा है बहुपति विवाह प्रथा, ये किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति हो गया, बोडो जनजाति हो गया, टोडा जनजाति हो गया या फिर जारवा जनजाति हो गया? तो ये जो प्रथा है ना बहुपति विवाह प्रथा, ये आपको, ठीक है, कहाँ से मिलेगा? दक्षिण भारत में जो मौजूद है, तो कौन सी जनजाति मौजूद है? दक्षिण भारत में मौजूद टोडा जनजाति में देखने के लिए मिलेगा बहुपति। ठीक है, और ये जो टोडा जनजाति है कहाँ मिलेगा आपको? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नीलगिरी की पहाड़ियों में ये जनजाति आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, प्रीति कुमारी आपका स्वागत है। वीरेंद्र वीरेंद्र राम जी आपका भी स्वागत है। एमडी मुस्फिकर तो आपका भी स्वागत है। चलिए, अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या है? ये आपने पढ़ा कि बहुपति विवाह प्रथा जो ये कहाँ पर है? ये जो है टोडा नदी में देखने के लिए मिलता है और ये टोडा कहाँ पर पाया जाता है? टोडा ट्राइब जो है ये आपको दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? देखिए, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की जो कला अगर आप लोगों ने पहचान लिया तो आपका जो है जो प्रैक्टिस है, अटेम्प्ट करने का जो उद्देश्य है वो काफी सार्थक माना जाएगा। किस प्रकार? क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, यहाँ पर क्या है? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, यानी 2 पॉइंट यहाँ से निकल गया। कोटोपैक्सी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी तो है, लेकिन कैसा ज्वालामुखी है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। चलिए, कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? कोटोपैक्सी है। चलिए, ये कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में है, जापान में है, इक्वाडोर में है, भारत में। भारत में तो है ही नहीं, यहाँ से तो ये खत्म हो गया, भारत में तो है ही नहीं। कोटोपैक्सी जो है ये दक्षिण अमेरिका के किसी देश में, बताओ किस देश में? दक्षिण अमेरिका के किसी देश में। किस देश में? इक्वाडोर में। किस देश में? इक्वाडोर में। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर नामक देश में ये विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है कौन? कोटोपैक्सी, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है,
व्हेन इज डे एंड नाइट इक्वल ऑन अर्थ? पृथ्वी पर दिन और रात जो है ये बराबर कब रहता है? पृथ्वी पर दिन और रात जो है ये बराबर कब रहता है? 21 मार्च को बराबर होता है, 23 सितंबर को बराबर होता है, 28 फरवरी को बराबर होता है, या फिर ए और बी दोनों होगा। तो पृथ्वी पर ठीक है 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है, जो अवधि होता है, वो बराबर होता है। यानी अगर 12 घंटा का होगा, तो रात भी 12 घंटा का होगा। तो 2 ऐसे दिन, कौन-सा वो दिन है? एक है हमारा मार्च में 21, ठीक है? एक है हमारा मार्च में 21 और एक हमारा सितंबर में 23। ये 2 दिन जो है, ये हमारा दिन और रात जो है, ये बराबर-बराबर अवधि का होता है। दिन और रात जो होते हैं, वो बराबर होते हैं। कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। साल में 2 दिन होते हैं, जब दिन और रात बराबर होता है। वो कौन-कौन सा दिन है? 23 सितंबर और 21 मार्च। आंसर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज से कभी नहीं बोलना है कि 23 सितंबर और 21 मार्च जो है, ये हमारा 2 ऐसा दिन है जब दिन और रात जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? वेयर इज़ द ठीक है, वेयर इज़ द कालाहारी रिजर्व लोकेटेड? कालाहारी जो मरुस्थल है, ये कहाँ स्थित है? कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में तो है, अफ्रीका महाद्वीप में तो है। अब ध्यान से देख लीजिएगा, आपको इतना भी पता है कि अफ्रीका महाद्वीप में ये हमारा कालाहारी रिजर्व मौजूद है, तो आपको इतना तो जानकारी होना चाहिए कि अफ्रीका का कौन-सा देश है भाई? भारत तो होगा नहीं, वो भी तो हमारा मंगोलिया में है, ठीक है? बोत्सवाना और चाइना, चाइना तो है नहीं। अफ्रीका का बस एक ही देश आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो कौन-सा? बोत्सवाना। तो बोत्सवाना में आपको ठीक है, कालाहारी डिजर्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? इस प्रकार अगर थोड़ा-सा भी कॉमन सेंस लगाइएगा, ये क्वेश्चन जो आसानी से बन सकता था, ठीक है? क्यों, कैसे बन सकता था? तो अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है और अफ्रीका का बस एक ही ऑप्शन है, वो कौन है? बोत्सवाना। तो बोत्सवाना जो है बड़ा-सा देश है, जहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वे नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है, ये कहाँ पर है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है, ये कहाँ? असम में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, या फिर लद्दाख में है। बहुत लोग क्या है ना, ठीक है, जिनको नहीं पता होगा, वो लोग सीधा सिक्किम को लगा के चल जाएँगे। क्यों? कि भाई साहब, नेपाल में तो ये हमारा ये माउंट एवरेस्ट तो है ही, चलो सिक्किम में इसको लगा के चल जाते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है, भारत में तो है, लेकिन कहाँ पर? उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में देखने के लिए आपको मिलेगा। तो उत्तराखंड में ये स्थित है कौन? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। और इस इंस्टीट्यूट में आपको क्या बोलते हैं? माउंटेनियरिंग की कोर्स करवाई जाती है। किस प्रकार आपको पर्वत पे चढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पर्वत जो भी चुनौतियाँ होती हैं, उसको कैसे आपको मतलब ये डिटेक्ट करना है, उसको कैसे मतलब आपको सॉल्व करना है। तो पर्वत में चढ़ने की जो ट्रेनिंग होती है, जो पढ़ाई होती है, वो इस संस्थान में देखने के लिए मिलेगी। नाम क्या है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटायर आउटर लेयर ऑफ द अर्थ कोर? पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जो संपूर्ण बाह्य परत होती है, बाहरी परत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है? नहीं, एस्ट्रोस्फीयर ये तो हमारा ये क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं। डॉप्सन एक यूनिट हमारा हो जाएगा। क्या बचा? लिथोस्फीयर। क्या बचा? लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है, ये हमारा पृथ्वी का सबसे बाहरी पार्ट है, ठीक है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हिच मुगल एम्पायर? कौन सा मुगल शासक था? कौन सा मुगल शासक था जिसने ठीक है ये स्वर्ण मंदिर को बनाने के लिए जमीन दान में दी थी? कौन सा मुगल शासक था जिसने स्वर्ण मंदिर को बनाने के लिए जिसने स्वर्ण मंदिर को बनाने के लिए जमीन जो थी वो दान में दी? औरंगजेब ने दिया था, अकबर ने दिया था, शाहजहां ने दिया था, या फिर जहांगीर ने दिया था? तो किस मुगल शासक ने स्वर्ण मंदिर को बनाने के लिए जमीन दान में दी थी? कौन था? तो ये हमारा था अकबर। कौन था? अकबर। अकबर जो था, इन्होंने ठीक है, इन्होंने ठीक है दान में दी थी जमीन, क्या करने के लिए? स्वर्ण मंदिर को बनाने के लिए। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि हाँ, स्वर्ण मंदिर को बनाने के लिए किस मुगल शासक ने ठीक है जमीन को दान में दिया था? ये हमारा आंसर हो गया। जमीन को दान किस मुगल शासक ने दिया था स्वर्ण मंदिर को बनाने के लिए? आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा कि किस गुरु की उपस्थिति में स्वर्ण मंदिर को बनाया गया था? किस गुरु के कार्यकाल में स्वर्ण मंदिर को बनाया गया था? तो किस गुरु के कार्यकाल में? अर्जुन देव के कार्यकाल में। याद रखिएगा, अर्जुन देव के ठीक है, अर्जुन देव के कार्यकाल में स्वर्ण मंदिर को स्थापित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्जुन देव हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ऑप्शन है ही नहीं उस प्रकार से। हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, उससे संबंधित जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? चलिए,
अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट आर द थ्री फेमस बुद्धिस्ट साइट्स रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी लोकेटेड? तीन प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो है रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, ये तीनों के तीनों क्या है, बौद्ध स्थल है। ये किस राज्य में है? रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये आपको ओडिशा राज्य में देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ओडिशा राज्य में देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन? ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, तीनों के तीनों बौद्ध स्थल है और ये कहाँ मिलेंगे? ओडिशा राज्य में देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य? केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? तो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो है, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो केवलादेव सॉरी, तो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो है ना, ये आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो पक्षी अभयारण्य जो है ये आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपसे पूछे नागी नक्टी पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो हमारे बिहार में स्थित है। किस जिले में स्थित है? जम्मू जिले में स्थित है। तो ये पक्षी अभयारण्य की बात की जा रही थी। भीममान पक्षी अभयारण्य, भीममान जो हमारा अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? मुंगेर जिले में स्थित है। तो बिहार का भी आपको याद करके चलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, तो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ पर है? राजस्थान में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज नौकरे बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? ठीक है, नौकरे जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? नाम क्या है? नौकरे। नौकरे बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है, असम में स्थित है, मेघालय में स्थित है या महाराष्ट्र में स्थित है? तो नौकरे बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये आपको, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के मेघालय राज्य में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उत्तर राज्य के मेघालय राज्य में मिलेगा। कौन? नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये आपको मेघालय राज्य में देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी सागर डैम जो है ये किस रिवर पे स्थित है? गांधी सागर बांध की बात की जा रही है। गांधी सागर बांध की बात की जा रही है, ये किस नदी पर स्थित है? नर्मदा में स्थित है, चंबल में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है या फिर केरल में स्थित है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। चलो मैं इतना बता दिया। गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है तो किस नदी पर स्थित होगा? तो महाराष्ट्र में तो होगा नहीं, ये तो राज्य का नाम हो गया। ठीक है, नर्मदा पर होगा या फिर चंबल में होगा? तो किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध जो है ना, ये आपको चंबल नदी पर मिलेगा। मैंने आपको पहले बोला भी था कि चेनाब और चंबल में कंफ्यूज नहीं होना है। चंबल जो है मध्य प्रदेश में है और चेनाब कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जाती है ये। ठीक है, और उसी चेनाब पर बगलिहार और सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, गांधी सागर बांध जो है 21 नदी पर स्थित है, ये आपको चंबल नदी में स्थित है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा। नर्मदा को नहीं लगाना है, नर्मदा पर ये नहीं है। ठीक है, बहुत लोग नर्मदा नर्मदा टिक करके ही बढ़ जाता है। नर्मदा में ये स्थित नहीं है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ठीक है, चंबल में स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है, ऑन व्हाट डेट डज एपिहेलियन अकर ऑन अर्थ? ठीक है, एपिहेलियन होता क्या है? एपिहेलियन होता क्या है? देखिए, ये हमारा पृथ्वी का, ये हमारा पृथ्वी का गति का, ये यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर क्या है? सन है। अब जब यहाँ पर पृथ्वी आएगी, ठीक है, तो ये हमारा सन से काफी नजदीक है। अब यहाँ पर पृथ्वी जब रहेगी तो सन से काफी दूर है। क्या है? सन से काफी दूर है। तो पृथ्वी जब यहाँ पर आती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एपीहेलियन। क्या बोलते हैं? एपीहेलियन। और जब पृथ्वी यहाँ पर आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन बोलते हैं। तो पेरिहेलियन और एपीहेलियन दोनों अंतर होता है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक रहेगी तो उसको पेरिहेलियन बोलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से काफी दूर रहेगी उसको हम लोग एपीहेलियन बोलते हैं। और एपीहेलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपसोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसोर बोलते हैं। तो जो अपसोर किस तिथि को होता है, यानी किस तिथि को पृथ्वी जो है ना, किस तिथि को पृथ्वी जो है जो सूर्य से काफी काफी दूर रहती है, उस वो तिथि कौन सी है? वो 6 जुलाई है, 4 मार्च है, 3 जनवरी है या फिर 4 जुलाई है? तो अवसोर जो ना, वो किस तिथि को होता है? 6 जुलाई को होता है। कब होता है? 6 जुलाई को होता है। ये वैसा दिन होता है जिस दिन क्या बोलते हैं, पृथ्वी जो है सूर्य से काफी काफी दूर होती है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो आप आज के बाद कभी भी अपसोर नामक चीज सुनोगे, अपसोर वर्ड सुनोगे, आपके माइंड में क्या आना चाहिए? आपके माइंड में ये आएगा कि अपसोर मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से काफी दूर है और किस तारीख को देखने के लिए मिलता है? 6 जुलाई को देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हू लेड द मुंडा डिवीजन? मुंडा विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह हुआ कब था? मुंडा विद्रोह जो है ना 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में, ठीक है? 1900 तक चला था और 1900 में इसको दबा दिया गया था। चलिए, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चेतन मुंडा ने किया, मुस्ता मुंडा ने किया, सगुना मुंडा ने किया या फिर बिरसा मुंडा ने किया? सभी को पता होना चाहिए कि मुंडा विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। और ये वही बिरसा मुंडा है जिसको वहां के लोग क्या बोलते थे? धरती आबा। क्या बोलते थे? धरती आबा। धरती आबा। धरती आबा यानी, ठीक है, धरती के भगवान। और इसकी वो लोग पूजा भी करते थे, ठीक है? सिंह बोंगा नामक भगवान की पूजा करते थे। तो धरती आबा के नाम से कौन फेमस था? बिरसा मुंडा फेमस थे। और ये वही बिरसा मुंडा थे जिन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यहाँ पर तो आपको दिया गया मुंडा विद्रोह, ठीक है? क्या नाम दिया गया? मुंडा विद्रोह नाम दिया गया था। इसका एक और नाम है, हो सकता है उस नाम से आपको पूछ लिया जाए, उल गुलान विद्रोह। क्या बोलते हैं इसको? उल गुलान विद्रोह, ठीक है? मुंडा विद्रोह को हम लोग और नाम से क्या बोलते हैं? उल गुलान विद्रोह। तो उल गुलान विद्रोह पूछे या फिर मुंडा विद्रोह पूछे, आपका आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धरती आबा बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई थी? पहली बार स्वराज्य की मांग, पहली बार स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में कांग्रेस से किया गया था? कोलकाता अधिवेशन में किया गया था, लखनऊ अधिवेशन में किया गया था, सूरत अधिवेशन में किया गया था या फिर कोलकाता के अधिवेशन 1917 में किया गया था? तो पहली बार स्वराज्य का मांग जो था वो किस अधिवेशन में किया गया था? कोलकाता अधिवेशन में किया तो गया था। पहली बार स्वराज्य का मांग कोलकाता अधिवेशन में किया तो गया था, ठीक है? कौन सा साल? 1906 या फिर 1917? तो 1906 में किया गया था। पहली बार स्वराज्य का मांग 1906 में किया गया था। किस सेशन में? कोलकाता सेशन में। और इस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे? इस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसको लोग क्या बोलते हैं? द ग्रांड ऑफ इंडिया, ठीक है? और एक चीज क्या बोलते हैं? द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। तो इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के अध्यक्षता में, ठीक है, कोलकाता अधिवेशन 1906 हुआ था और इसमें पहली बार स्वराज्य शब्द का मांग लिया गया था। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ फैमिली प्लानिंग? परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? हमने कभी-कभी जब हम लोग कुछ खाते पीते हैं, तो हमें देखते होंगे कि पैकेट के पीछे में ग्रीन कलर का सिंबल होता है कि नहीं होता है? इस प्रकार से एक सिंबल होता है, ठीक है? मैं ग्रीन कलर से ही बना देता हूँ, ठीक है? इस प्रकार से एक सिंबल होता है, इस प्रकार से एक सिंबल होता है और ये इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है? ठीक है? ये सिंबल क्या बताता है? ये सिंबल ये बताता है कि ये जो सामान है, ये खाने लायक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रामाणिक है, ये टेस्ट टेस्ट किया हुआ है सब, मतलब ये सरकार इसको प्रमाण करके देती है कि हाँ ये सही है। तो ये हमारा सिंबल रहता है, ठीक है? उसी प्रकार से पूछ रहा है कि परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? लाल त्रिकोण होता है, चक्र होता है, लाल झंडा होता है या फिर सफेद झंडा होता है? यानी किस सिंबल के द्वारा हम लोग परिवार नियोजन को दर्शाते हैं? वो सिंबल कौन सा है? वो सिंबल है ये, ठीक है? इस सिंबल के द्वारा हम लोग परिवार नियोजन को दिखाते हैं। कौन सा सिंबल है? ये सिंबल है लाल त्रिकोण। कौन सा सिंबल है? लाल त्रिकोण। तो लाल त्रिकोण सिंबल के द्वारा, ठीक है, चिन्ह के द्वारा हम लोग परिवार नियोजन का परिवार नियोजन को हम लोग दिखाते हैं। ये परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह है। कौन? ये हमारा ये त्रिकोण, ठीक है, लाल त्रिकोण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी? मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी? अगर आपसे पूछे कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है? आपका आंसर होगा हिंदी। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? आपका आंसर होगा उर्दू। उसी प्रकार से मुगल काल की सरकारी भाषा क्या है? उर्दू थी, फारसी थी, अरबी थी या फिर संस्कृत थी? तो मुगल काल की जो सरकारी भाषा जो दरबार में यूज होती थी, तो वो कौन था? फारसी। इसे क्या बोलते हैं? पर्शियन, ठीक है? तो मुगल काल की सरकारी भाषा क्या था? तो मुगल काल का सरकारी भाषा कौन था? फारसी भाषा था। क्या था? फारसी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है सामने? अगला क्वेश्चन ये है, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? जिनका भी समाधि स्थल होता है उसका समाधि स्थल का नाम होता है, ठीक है? जैसे हम लोग महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बताइए।
महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, बताइए ऑप्शन में कमेंट्स में बताइए महात्मा गांधी की समाधि स्थल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर क्या है, वीर भूमि जो है, किसका समाधि स्थल है? वीर भूमि जो है, ये किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, राजीव गांधी का समाधि स्थल है, संजय गांधी का समाधि स्थल है, या फिर पंडित नेहरू का समाधि स्थल है। तो वीर भूमि जिस व्यक्ति का समाधि स्थल है, जिस महापुरुष का समाधि स्थल है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राजीव गांधी। राजीव गांधी को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये समाधि स्थल है राजीव गांधी का। राजीव गांधी का समाधि स्थल है, ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो राजीव गांधी के समाधि स्थल को हम लोग वीर भूमि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर? पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ पर है? पूर्वी तिमोर ये है कहाँ पर? ये आपको सुंडा जो आइलैंड है ना, सुंडा, सुंडा जो द्वीप है, सुंडा जो द्वीप है, वहां के आसपास आपको ये दिखेगा। ये छोटा सा देश है ना, ये छोटा सा देश है, कौन सा देश? पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर जो है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली में है, कोपेनहेगन है, दिल्ली है, या फिर बर्न है? दिल्ली तो होगा नहीं, दिल्ली किसका है? दिल्ली हमारा भारत का है, ये तो होगा नहीं। तो पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली में, बर्न में, या फिर कोपेनहेगन में? इसकी राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली जो है, ये पूर्वी तिमोर की राजधानी है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। अब पूर्वी तिमोर कहाँ पर है? तो सुंडा आइलैंड के आसपास है। ठीक है, सुंडा आइलैंड के आसपास है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज लोकेटेड? एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज जो है, ये कहाँ लोकेटेड है? एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज, देखिए एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज जो है, ये बहुत सारी जगह लोकेटेड है, लेकिन ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो सभी के सभी ऑप्शन जो है, ये राजस्थान के ही है। तो आपको इतना बस बताना है कि राजस्थान के किस जिले में एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज लोकेटेड है। एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज जो है, ये राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, या फिर जबलपुर में? तो ये जो है ना, जोधपुर में देखने को मिलेगा, कहाँ मिलेगा? जोधपुर में आपको, ठीक है, एयर फोर्स का फ्लाइंग कॉलेज देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सी होता है। नेक्स्ट क्या है? हु इज नोन एज देश बंधु? देश बंधु के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? दीन बंधु की बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। हम लोग दीन बंधु की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, दीन बंधु की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग तो देश बंधु की बात कर रहे हैं। तो देश बंधु के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? कि रंजन दास को जानते हैं, महादेव वर्मा को जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन को जानते हैं, या फिर गोपाल देशमुख को जानते हैं। तो देश बंधु के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? चित्तरंजन दास को जानते हैं। चित्तरंजन दास को। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा कि चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। और ये वही चित्तरंजन दास है जिन्होंने क्या किया था? इन्होंने, ठीक है, 1923 में, कब? 1923 में स्वराज दल का स्थापना किया था। स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। स्वराज दल का स्थापना किया था किसके हेल्प से? तो मोतीलाल नेहरू के हेल्प से उन्होंने स्वराज दल को स्थापित किया था। किसने? चित्तरंजन दास ने स्थापित किया था। और इसी चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस सिमिलर टू विच कंट्री? भारत का जो संसदीय व्यवस्था है, ये किस देश से लिया गया है? भारत का जो संसदीय शासन व्यवस्था है, इसको किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन जैसे यही पूछ रहा है। अमेरिका से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, रूस से लिया गया है, या फिर ब्रिटेन से लिया गया है? तो जो हमारा जो संसदीय शासन व्यवस्था है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग संविधान का बहुत सारे जो पार्ट है, वो हम लोग विभिन्न विभिन्न देशों से लिए हैं। ठीक है, और उस चीज को हम लोग उस चीज को हम लोग देखते भी हैं। ठीक है, हमने पढ़ा भी है कि 2011 में ना 18 दिन लगा है संविधान को निर्माण करने में, और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ है, 60 देशों का भ्रमण हुआ है संविधान को निर्माण करने में, और विभिन्न देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। ठीक है, और इस चीज को हम लोग लिस्टिंग के रूप में देखे भी हैं। इसका आपसे क्या पूछ रहे हैं कि किस देश का शासन व्यवस्था, यानी जो शासन संसदीय शासन व्यवस्था जो है हमारे देश की, किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, हमारे देश में जो मौजूद संसदीय शासन व्यवस्था जो है, वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूपीआई यूपीआई जो है एक संस्था है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964, 1989, 1972 या 1990? तो यूपीआई की जो स्थापना है ना, ये 1964 को किया गया। कब किया गया? 1964 को किया गया। कहीं-कहीं 1963 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन कौन सा क्या हो जाएगा? 1964। 1964 को यूपीआई को स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
कौन सा क्वेश्चन है? 8 डिग्री चैनल जो है ये किसके बीच अवस्थित? 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है, अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है, सुमात्रा व निकोबार के बीच में स्थित है। तो 8 डिग्री चैनल जो है ना, 8 डिग्री चैनल ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है? ये हमारा मालदीव है, और लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का ये मिनिकॉय है, इसी के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। आंसर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 8 डिग्री चैनल जो है किसके बीच में स्थित है? मालदीव और हमारा मिनिकॉय के बीच में। नेक्स्ट क्या है? काराकोरम दर्रा जो है ये किस राज्य या यूटी में स्थित है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है ये किस राज्य यूटी में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, लद्दाख में है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में तो होगा नहीं और अरुणाचल प्रदेश में होगा नहीं। बचा आपको जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। तो काराकोरम दर्रा जो है देखिए काराकोरम दर्रा जो है ना ये फिलहाल कहाँ पर है? पीओके में। और पीओके का किस भाग में है? तो लद्दाख के भाग में। ठीक है? तो लद्दाख में ये काराकोरम दर्रा स्थित है। ये हमारा जो है ना ये हमारा ये भारत जो है यहाँ पर हमारा काराकोरम दर्रा है। तो काराकोरम दर्रा जो है ये कहाँ पर है? लद्दाख में। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कोलाबा। कोलाबा पॉइंट जो है ये कहाँ लोकेटेड है? कोलाबा पॉइंट जो है ये कहाँ लोकेटेड है? अहमदाबाद में देखने के लिए मिलेगा या फिर ये दिल्ली में है या फिर मुंबई में है या कोलकाता में। तो कोलाबा पॉइंट जो है ना ये आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मुंबई में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वाज मुसोलिनी अ रेजिडेंट? मुसोलिनी मुसोलिनी जो था ये एक शासक था। मुसोलिनी जो था एक शासक था। और वो कैसा शासक था? मुसोलिनी एक प्रकार का तानाशाह शासक था। कैसा शासक था? एक तानाशाह शासक था। ठीक है? इसलिए आपसे पूछ भी रहा है कि मुसोलिनी जो है ये आपको ल्यूसेंट वगैरह पढ़ते हो ना, ल्यूसेंट वगैरह जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे काफ़ी आसानी से ये सब पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है? ल्यूसेंट के वर्ल्ड हिस्ट्री में ये काफ़ी आसानी से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मुसोलिनी कौन था? तो मुसोलिनी जो है ना ये इटली का निवासी था। कहाँ का था? इटली का निवासी था और एक तानाशाही टाइप का एक शासक था। तानाशाही टाइप का एक शासक था कौन? मुसोलिनी इटली का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? अगर आपसे पूछे कि सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? आपका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक सोने का ठीक है? सोने का सबसे बड़ा उत्पादक अगर पूछे